सब लोग। आज फिर मैं आप सब लोगों के बीच में आ रहा हूँ एक और नया कंटेंट लेकर, नया करंट अफेयर लेकर। पिछले कुछ दिनों में, पिछले 5 से 7 दिनों में हमारे देश के राष्ट्रपति ने बड़ी घोषणा की, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार रहा है 2019 से लेकर। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज वापस मैं आशीष आचार्य फ्लोरेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से आप सब लोगों के लिए एक नया कंटेंट, नया करंट अफेयर जो आने वाले आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आज का हम करंट अफेयर ले रहे हैं वो पिछले 5 से 7 दिनों में बड़ा न्यूज़ में रहा है। देश के राष्ट्रपति श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा एक घोषणा की गई, जिसे आप सब समझते होंगे, CAA। एक बड़ा ही पेचीदा मुद्दा था, जिसे भारत सरकार ने इसे बहुत ही सरलता से पूरा किया है। आज इसी करंट अफेयर के साथ हम कुछ टॉपिक साथ में लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा हमारे फ्लोरेंस कैरियर इंस्टीट्यूट आने वाले कुछ समय में 11 तारीख से 11 अप्रैल से एक और नया बैच चालू कर रहा है, जिसमें IAS और RS दोनों ही बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों ही बैच फाउंडेशन के हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th या 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या अभी एग्जाम देने हैं, या अभी एग्जाम में अपील भी होंगे। उन बच्चों के लिए आने वाले 3 साल बेहतर तरीके से रेगुलर क्लासेस के साथ हम एक प्लान कर रहे हैं, एक बेहतर प्लानिंग के साथ, एक बहुत ही एकेडमिक सिस्टम के साथ RS और IAS का बैच लॉन्च कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा जिन बच्चों को भी किसी भी इस तरीके के क्लासेस में करना है तो वो रेगुलर कर सकता है। हमारा क्लासरूम इस क्षेत्र में एक नई चीज़ लेके आया है, जहाँ ये है कि बच्चों को बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही कम बजट में बहुत अपर लेवल की क्लासेस दी जाए। क्योंकि आप देखते हैं आने वाले कुछ सालों से, और पिछले भी कुछ 2-3 सालों में ही IAS के काफ़ी स्टूडेंट, IAS में काफ़ी बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हैं। जैसे आपके गंगानगर जिले के ही रवि सिहाग, जिन्होंने अभी लास्ट ईयर IAS में बहुत अच्छा स्कोर किया है। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अनूपगढ़, हनुमानगढ़ या गंगानगर में अलग अलग पदों पर लगे हुए भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का करंट अफेयर भी आप लोगों के साथ, मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के करंट अफेयर पर हम चलते हैं। और ये जो चीज़ आपके सामने दिखाई दे रही है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2029, ये एक ऐसा एक्ट है जो 2019 में सुर्खियों में रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, जिसके कारण इससे देश की नागरिकता के संबंध में सभी प्रावधानों पर चर्चा करता है, उससे संबंधित कुछ अलग अलग संशोधनों पर विचार करता है। तो नागरिकता है क्या? नागरिकता के अलग अलग प्रमाण हमारे देश में दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से नागरिकता की घोषणा की गई, वो आप लोग अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। आज के मुख्य तौर पर हमारी इस क्लास के, हमारे इस वीडियो में मुख्य इन्हीं विषयों पर चर्चाएं रहेंगी। तो पहला है, ये खबर में क्यों है, हमने देखा कि ये खबर में है। और दूसरा, क्या कहते हैं इससे संबंधित नियम। इसके बाद हम देखेंगे कि ये है क्या संशोधन। उसके बाद ये जो हाल में हमारे सामने जो ये चल रहा है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी देखने को मिली है। आप देखेंगे कि जब भी CAA लॉन्च हुआ, CAA की घोषणा की गई औपचारिक तौर पर, तो काफ़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। तो उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। और CAA और NRC एक बहुत अलग शब्द था, NRC, उसको जो असम से संबंधित है उसका इससे क्या संबंध है। उसके बाद इससे जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे जुड़े हुए एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो नागरिकता से संबंधित अनेकों प्रावधान जो हमने देखे हैं, उन प्रावधानों का सबसे बड़ा उपागम यही है कि ये देश के उन पिछड़े वर्गों या उन लोगों से संबंधित है जो आने वाले भविष्य में देश की नागरिकता या देश की बड़ी बड़ी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। हम बात करते हैं हाल में CAA 2019 के कुछ नियमों के संदर्भ में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से सभी पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब, जो भी इसके पात्रता धारित लोग हैं, जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, वो लोग अपना पात्रता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपनी भारतीय नागरिकता लेने के लिए। आप लोग शायद नागरिकता का इतना महत्व नहीं समझ पा रहे होंगे। सामान्य तौर पर हम हमारे जन्म से ही भारत की नागरिकता लेके बैठा है, लेकिन कुछ ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे नागरिकता प्राप्त नहीं है।
और जिसे नागरिकता प्राप्त नहीं है उस देश में उसे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही परेशानीपूर्ण रहता है। तो नागरिकता कितना इम्पोर्टेंट है ये उन समुदाय के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। लगभग 30 से 40 हज़ार जो समुदाय के लोग हैं उसे इस CAA से फायदा मिलेगा। ये पात्रता पेश करना है, यदि आप किसी भी तरीके से पात्रता पेश करना चाहते हैं कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए कुछ मुख्य दस्तावेज हैं। कौन से दस्तावेज हैं? वो है पहला जन्म प्रमाण पत्र, या आपके पास जहां आप रह रहे हैं उसकी किराएदारी, या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा पहचान पत्र, स्कूल या शैक्षणिक प्रमाण पत्र। कुछ टाइपिंग मिस्टेक आप देख पा रहे हैं, ये एक टाइपिंग मिस्टेक रही है। सामान्य तौर पर कोशिश की जाती है हमारी पूरी टीम अच्छे तरीके से करे, छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि हाँ पैतृक नहीं है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं या आपने कहीं पढ़ाई की है तो वहाँ का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा पात्रता के साथ साथ भारतीय दस्तावेज में आप पासपोर्ट देख सकते हैं, वीजा है, जनगणना पर्ची, सामान्य तौर पर आपके यहाँ जनगणना के लिए लोग आते हैं, पैन कार्ड, बिजली का बिल, पॉलिसी की कोई भी पॉलिसी की प्रतिलिपि, यानी कोई भी इंश्योरेंस आपने करवा रखा है इसकी कोई भी कॉपी अगर आपके पास अवेलेबल है। भारतीय ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड है, भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी के साथ आप अगर इंश्योर्ड है तो उसकी भी प्रति इसमें काम चल सकती है। आपके डॉक्यूमेंट की जांच किसी भी एक सुप्रीम कमेटी या ऑफिसर्स के द्वारा जांच की जाएगी। वो जांच करके ये बताएंगे कि क्या आप इस पात्रता के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ नहीं है क्वेश्चंस भी इससे आ सकता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोबारा से आपको आवेदन पहले ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन में आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर प्रमाण पत्र, किराएदारी, क्योंकि आप लंबे समय से अगर आप रह रहे हैं तो आपको प्रमाणिकता देनी पड़ेगी कि आप यहाँ रह रहे हैं भारत। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 2019 जो संशोधन अधिनियम है वो है क्या बताता है, किस तरीके की बात करता है, इसमें क्या चीज हुई है। आप जानते हैं कि हमारे देश में नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है, चाहे जन्म से है, चाहे वंश से है, चाहे पुनर्निवास से है, वो जितने भी प्रावधान हमारे देश के राजनीतिक व्यवस्थाओं में किए गए हैं वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। यानी देश का 1955 का जो संशोधन अधिनियम है वो ये घोषित करता है कि हमारे देश में कैसे नागरिकताएं दी जाए। आपको पता होगा कि राष्ट्र की आजादी से पूर्व अनेकों देश शरणार्थियों के तौर पर हमारे यहाँ आए थे। आजादी के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हमारे संविधान सभा के सामने कि किस तरीके से संविधान भारत में रहने वाली, भारत की परिधि में रहने वाले लोगों को नागरिकता दी जाए। तो नागरिकता देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ प्रावधान डिसाइड किए कि अगर वो इसी प्रावधानों के तहत रहते हैं तो वो संविधान के तहत या भारत के प्रारूप के तहत नागरिकता हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस संशोधन में क्या बताया गया। इस संशोधन में बदलाव जो किया गया है वो बदलाव किया गया है 1955 के तहत। इसके तहत किया गया 1955 में। तो पहली चीज ये है कि ना तो कोई और संशोधन विधेयक है, सबसे पहला है कि 1955 में जितने कुछ विधेयक में संशोधन थे वो 2019 लेके आया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये है क्या। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, ये तीन ही देश हैं जो इस संशोधन अधिनियम में आते हैं। यानी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया है या वो बांग्लादेश से आया है, वो अफगानिस्तान से पहले, लेकिन किससे पहले आया हुआ हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले। ये एक डेडलाइन है। अगर इससे पहले कोई भी शरणार्थी भारत में आया है अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर वो पाकिस्तान से, तो वो लेकिन कौन से जाति के लोग, इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई जाति के लोग, समुदाय के लोग अगर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ही आए हैं। आते हुए देश कितने हैं? 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो या फिर ईसाई हो, वो लोग अगर यहाँ रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है किसी भी कारणवश, तो वो लोग इस
संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता में अपनी पात्रता दायर कर सकते हैं। यानी भारत सरकार उन लोगों के लिए जो एक बहुत बड़े तबके के तौर पर पीछे रह रहे हैं, काफी सालों से पीढ़ियों दर पीढ़ी भारत में रह रहे हैं, भारत सरकार की किसी भी योजना का वो फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि नागरिकता के बिना आप मतदान नहीं दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो अगर आप इस राशि से जुड़े हुए हैं, इस समुदाय से जुड़े हुए हैं और इन देशों से आए हैं, तो आप इस संशोधन अधिनियम के तहत पात्र व्यक्ति हैं और आपको भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। और नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की अवधि पहले 12 वर्ष थी, अब कितने वर्ष कर दी गई है? 6 वर्ष। मतलब अगर आप 6 वर्ष तक ही भारत में रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या आप अफगानिस्तान से आए हैं और आते हुए आपको 6 वर्ष हो गए, उस 6 वर्ष के दौरान, लेकिन वो 2014 से पहले होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार, ऐसा समुदाय जो इन धर्म संप्रदायों से जुड़ा हुआ है, वो भारत सरकार में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है अपनी नागरिकता का। इसके अलावा इस पूरी नीति से, मैंने जैसे कि आपको पहले डिस्कशन में कहा था कि लगभग 30 से 40 हजार प्रवासियों को इस नीति का लाभ मिलेगा। उन्हें जल मिलेगा, खाद्य की सुरक्षा मिलेगी, जीवन इंश्योरेंस मिलेंगे, अनेकों सुविधाएं जो हमारे आम भारतीयों को मिलती है वो भी कहाँ मिलेगी? भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग में आया होगा, कुछ लोगों ने विरोध किया होगा कि यही कुछ सब जो धर्म लिखे हुए हैं, इन्हीं धर्मों के लोगों को ही मान्यता क्यों दी गई, बाकी धर्म के लोगों को मान्यता क्यों नहीं दी गई? सामान्य तौर पर हम मुस्लिम संप्रदाय की बात करें, नहीं दी गई। इसका एक रीजन जहां तक समझ में आता वो ये है कि तीनों देशों में, पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, ये एक मुस्लिम बहुल देश है और अल्पसंख्यकों के साथ साथ इनके साथ उत्पीड़न होता है। यानी पहला रीजन ये है कि यहाँ मुस्लिम संप्रदाय को नहीं शामिल किया गया। उसका एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे अफगानिस्तान हो, आपको पता हो ये तीनों ही देश भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व भारत का ही हिस्सा रहे हैं। जब भारतीय विभाजन का दौर आया तो पहले पाकिस्तान का निर्माण किया गया, उसी पाकिस्तान से अफगानिस्तान का संरचना बनी और उसके बाद इंदिरा गांधी के समय काल में बांग्लादेश भी भारत से अलग हो गया। इन तीनों के तीनों ही साम्राज्य, यानी तीनों के तीनों राष्ट्र में भारत सरकार द्वारा ये माना गया कि वहाँ एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, तो वहाँ पर यहाँ के जो लोगों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो जाति हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, वो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, वहाँ उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। मतलब वो लोग वहाँ रह रहे हैं, उन्हें ना तो सुविधाएं मिल रही है और उतना ही नहीं, वो लोग वहाँ इतना उत्पीड़ित होकर कहाँ आने की कोशिश, कहाँ आए हैं? भारत में आए। तो यहाँ भारत में आने का कारण ये है और इसीलिए यहाँ शायद नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में मुस्लिम संप्रदाय को शामिल नहीं किया गया है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। तो मैं जहां तक समझ पाया हूं आप कि ये संशोधन अधिनियम बहुत ही कारगर अधिनियम है, हमारे देश के एक बड़े तबके को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इससे अनेकों जीवनों में काफी सुधार देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि ये CAA क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी बड़े बदलाव के साथ साथ एक राष्ट्र, क्योंकि हमारे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है, चाहे जिस भी तरीके से आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, तो उन्हीं विचारधाराओं के लोगों का समावेशन देखते हुए मुझे जहां तक लगा कि इसकी आलोचना के कुछ मुख्य कारण जो हमारे सामने हैं वो है यही है कि पहला है, एक विशेष समुदाय को लक्षित किया गया है। मतलब यहाँ किसी एक समुदाय को छोड़ना एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में लोकतांत्रिक आस्था को थोड़ा सा क्या करता है? चैलेंज करता है। यानी किसी विशेष समुदाय को लक्षित किया गया, जैसे कि हम सामान्य तौर पर कि मुस्लिम संप्रदाय को नहीं जोड़ना, उसके लिए थोड़ा सा एक आलोचना का विषय है CAA के लिए। मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी माना जा सकता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का ये अपने आप में एक थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का कारण भी है। उसके अलावा ये प्रकृति में भेदभावपूर्ण भी लगता है। CAA क्या कारण है? श्रीलंका के तमिल और म्यांमार के हिंदू, यानी ये लोग भी अपने आप वहां पे क्या है, इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों को भी शामिल करना एक जरूरी था। जैसे कि श्रीलंका के लोगों को, श्रीलंका में भी तमिल है, म्यांमार में हिंदू अपने आप में अल्पसंख्यक हैं,
उन राष्ट्र के लोगों को भी भारत में जोड़ना चाहिए था, जबकि हमारे यहाँ पर अभी 3 ही राष्ट्रों को जोड़ा गया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर अब आप अल्पसंख्यकों की बात करें तो शायद श्रीलंका में तमिल लोग और म्यांमार में हिंदुओं को भी उन लोगों को यहाँ जोड़ना चाहिए ताकि उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सके। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा है, आप देखते होंगे कि जो वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वहां इस तरीके की विचारधारा एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। 1990 से लेकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया था जिसे हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एक बड़ा बदलाव था। इस बदलाव का एक बड़ा फायदा भी मिला, हमारे देश की आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन अगर इस तरीके की विचारधाराओं, इस तरीके के कानून अगर लाए जाते हैं तो हमारे किसी भी राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय समझौतों में बड़ी बाधा आ सकती है। कहने का तात्पर्य द्विपक्षीय समझौते, जब कोई देश अन्य राष्ट्र के साथ किसी भी व्यापारिक सामरिक तरीके से उसका किसी भी तरीके का क्या करता है, वो समावेशन करता है, उससे संबंध बनाता है, ऐसे तरीके के विचारधाराओं में बड़ा क्या हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। तो ये एक बड़ी विचारधारा हमारे अनुसार है कि सीए की कुछ आलोचनाएं आपके सामने हमने देखी। उसके बाद आसाम और सीए, जैसे ही सीए की बात हुई तो आसाम से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा, आसाम का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। आसाम में एक समझौता हुआ था 1985 में, 25 मार्च 1991 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को चाहे वो किसी के कहीं से भी निर्वासित कर दिए गए हो, नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाए। मतलब 1991 के बाद से कहीं से भी वो आ रहे हैं, आसाम में आ रहे हैं, उन्हें वहां की नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो ये एक बड़ा असम समझौते का बड़ा विरोधाभास है कि असम समझौते से जुड़ा हुआ इसको माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सीएए पूरे देश में कट ऑफ तय करता है कितना, 2014, जैसे हमने अभी बताया था 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भारत में रह रहा है और सामान्य 3 देशों से जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान से है, और 6 संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो वो इस कट ऑफ का फायदा लेकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकताओं में ये बड़ा संशोधन आम जनता के लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखे, लेकिन उस बड़े वर्ग के लिए बहुत जरूरी था कि भारत सरकार इन वर्गों का ध्यान रखे, उन व्यक्तियों का, एक बड़े तबके का ध्यान रखना जरूरी था ताकि उन्हें भी हमारी मुख्य धारा में लाया जा सके। 370 को हटाया, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आप जैसे देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल भारत सरकार बड़े तौर पर विकास के कार्य कर रहा है। उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि सीएए के लागू होने के बाद एक बड़ा बदलाव इन तबके को मिलेगा और वो भी भारत सरकार की मुख्य धारा में देखने को मिल सकता है। हम बात करेंगे असम समझौते, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। असम समझौते में नागरिकता की कट ऑफ क्या तय की गई थी, ये इसका क्वेश्चन आप देखेंगे और इसका आंसर आपको देना है कि असम में जो समझौता हुआ उस समझौते में किस तरीके की जो नागरिकता है उसका कट ऑफ क्यों लिया। ये था हमारा आज का अमेंडमेंट एक्ट। ये है जिसमें हमने देखा कि भारत सरकार की जो नागरिकताएं हैं उसे प्राप्त करने के संबंध में जो मूल मौलिक संवैधानिक है 1955 जो है उसमें कुछ बदलाव किए गए, और बदलाव इस तरीके से किए गए कि सामान्य जनता को उससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो जो लोग इस तरीके की विचारधाराएं ला रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि किसी भी विचारधाराओं का आप उसे समझें, उस कानून को समझें, उसके बाद उसका कोई विरोध करें। तो ये था आज हमारा सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आने वाले कुछ समय में वापस हम जुड़ेंगे आपके साथ और एक और वीडियो करंट अफेयर का लेके आएंगे। हाँ, ये तो था कल जो बच्चे इस साल आईएएस 2024 दे रहे हैं, इस साल आने वाले आईएएस को एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हमारा एक स्पीड बैच चलेगा जिसमें केवल 30 डेज के अंदर हम करंट अफेयर, जो रिलेवेंट करंट अफेयर से आईएएस के एग्जाम से जुड़े हुए वो ले सकता है। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा अगर इस तरीके के बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे इंस्टीट्यूट से दिए हुए नंबरों के तो संपर्क कर सकता है और ये नंबर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।